हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। साथियों, करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीएस, ये दो चीज़ें हमारे साथ में चल रही हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने एक पोल किया था, मैंने एक पोल किया था तो उसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे कि आप लोगों को कौन कौन से मतलब कंटेंट चाहिए आगामी यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें अधिकतर कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज था वो सभी में था, क्योंकि उसमें मैंने दिया था करंट की क्लास चाहिए या फिर आपको जीएस चाहिए या फिर आपको उत्तराखंड जीएस है। तो उत्तराखंड जीएस को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर करंट और स्टैटिक जीएस, यहाँ पर दोनों चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे। क्योंकि काफ़ी जो भी मतलब कि आयोग का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और जो आपकी लोअर पीसीएस, ठीक है, एलपी लोअर पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं जितने भी, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए जो मेंस का जो उसमें है आपके टॉपिक्स वगैरह, तो काफ़ी आपके लिए भी ये यूज़फुल है। तो सभी आप लोग देखिएगा और शेयर अधिक से अधिक करें। तो हमारा इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे, ये हमारा मंथली हम लोग देख रहे हैं। ये मई से रिलेटेड आपका करंट अफेयर है, मई 225, ठीक है, 225 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें आज के जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आज के रहने वाले हैं टॉपिक्स। फर्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस 2025, यानी कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में देखेंगे। आगे स्टैटिक जीएस से रिलेटेड जितने इसमें प्रश्न बनेंगे, जितने इसमें फैक्ट होंगे, वो भी हम क्लियर करते रहेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड में सुरक्षा उपाय सक्रिय। नेक्स्ट रहेगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद रहेगा नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2021। तो ये चार टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है विश्व अस्थमा दिवस 2025। तो चर्चा में क्यों है? अस्थमा की स्थिति तथा इससे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है, मेन इसमें पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें विश्व अस्थमा दिवस 2025, वर्ष 2025 में यह दिवस मंगलवार 6 मई को मनाया गया। तो ये एक क्लियर हो गया, क्योंकि विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जो एक फैक्ट बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए या फिर कैसे भी पूछ लिया जाए, लेकिन फैक्ट क्लियर है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी थीम जो रही है 2025 की, वो है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना, ये थीम है विश्व अस्थमा दिवस 2025। नेक्स्ट है पॉइंट, इस थीम में रोग प्रबंधन एवं आपातकालीन देखभाल दोनों के लिए स्वास्थ्य द्वारा दी जाने वाली दवाओं की व्यापक उपलब्धता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है अस्थमा के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है जिसमें व्यक्ति के श्वसन नलिकाओं में सूजन और संकुचन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं आप लोगों को देखना है, क्योंकि मेंस के लिए ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो की पॉइंट्स हैं आपके, अगर की पॉइंट्स आपको अच्छे से आपके क्लियर हैं, की पॉइंट्स, इन्हीं की पॉइंट्स के माध्यम से आपका मेंस काफ़ी मतलब कि बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिससे अधिक बलगम बनता है और सांस लेना कठिन होता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय हृदय फेफड़े और रक्त संस्थान यानी कि NHLBI अस्थमा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो घरघराहट, सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी की बार बार होने वाली समस्या का कारण बन सकती है। तो ये इसमें इसके मेन जो है लक्षण वगैरह हैं। तो राष्ट्रीय हृदय फेफड़े और रक्त संस्थान के द्वारा ये जारी है। इसके बाद वैश्विक स्थिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 250 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। तो ये स्टेटमेंट वाइज ये बन जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। 250 मिलियन यानी कि 250 मिलियन से अधिक जो है दुनिया भर में ये अस्थमा से पीड़ित है। नेक्स्ट है इसमें वर्ष 2019 में अस्थमा के कारण विश्व भर में लगभग 4,55,000 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये डाटा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस की दृष्टि से, जो बेहतर रोग नियंत्रण और उपचार सुविधाओं तक सुलभ पहुंच की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। अब इसके बाद है इससे रिलेटेड इतिहास और उत्पत्ति थोड़ा सा देख लेंगे। अस्थमा के लिए वैश्विक पहल
GINA ने वर्ष 1998 में बार्सिलोना स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के दौरान 35 देशों की भागीदारी के साथ पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, फैक्ट वाइज आप लोग इसको जरूर तैयार करें, चाहे मेंस के कैंडिडेट्स हो चाहे वनडे एग्जाम के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हो। तब से यह आयोजन वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और आज इसे अस्थमा की शिक्षा और जागरूकता के सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक माना जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है, इतना सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो 2 है आज का, तो ये उत्तराखंड में सुरक्षा उपाय सक्रिय। अब ये देखिए क्या है, क्यों है और क्यों ये चर्चा में रहा है, इसको देखते हैं चर्चा में क्यों है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सीमांत इलाकों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। तो उत्तराखंड में सुरक्षा उपाय सक्रिय, तो ये थोड़ा सा हमने इसको देख लिया है। इसके बाद प्रमुख पॉइंट्स इसके क्या है, मुख्य बिंदु, संवेदनशील सीमावर्ती जिलों की पहचान की गई है इसमें। तो इसके प्रमुख बिंदु में पहला जो है संवेदनशील सीमावर्ती जिलों की पहचान की गई है। इसमें उत्तरकाशी और चमोली की सीमा चीन से लगती है। सेकंड है इसमें चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा नेपाल से लगती है। पिथौरागढ़ की सीमा चीन और नेपाल दोनों से लगती है। ये भी आपके लिए एक उत्तराखंड GS से रिलेटेड यहाँ पर एक स्टैटिक GK ये आपके लिए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है 4 धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाई गई। तो इसमें मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया, जहां वर्तमान में लाखों तीर्थयात्री पंजीकृत हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, उन्होंने निर्देश दिया कि तीर्थ स्थलों के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं अविलंब सक्रिय कर दी जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें सामरिक अवसंरचना का संरक्षण। अब देखिए सामरिक अवसंरचना का संरक्षण, इसमें बैठक में प्रमुख प्रतिष्ठानों, बांधों, विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षा की गई तथा सभी विभागों और पुलिस बलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें आपातकालीन तैयारी और उपाय। अब देखिए आपातकालीन तैयारी और उपाय के अंतर्गत इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जिला एवं तहसील स्तर पर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सेकंड है अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की उचित व्यवस्था के साथ सतर्क रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें आगे नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवकों की भूमिका। तो क्या भूमिका रही है इसमें, मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में नागरिक सुरक्षा समूह और स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया है। अगला है अफवाहों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना। मुख्यमंत्री ने जनता तक सटीक एवं सत्यापित जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो ये फाइनली ये चीज़ें इसमें रही हैं। तो ये हमने देख लिया है कि उत्तराखंड में सुरक्षा उपाय सक्रिय है और ये क्यों इसमें चर्चा में रहा है, प्रमुख बिंदु इससे संबंधित और क्या क्या इसमें आपातकालीन है और सुझाव एवं तैयारियां जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख चुके हैं। आगे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आज का हमारा 3rd पॉइंट है। तो 3rd इसमें टॉपिक है हमारा, तो चर्चा में क्यों है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित प्रचुर जलाशयों और जल स्रोतों ने मानव आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही को सीमित कर दिया है। तो इसके लिए यह फिलहाल हाल ही में चर्चा में यह रहा है। अब इसके देखिए मुख्य बिंदु, इसमें पहला जो है गंगा पर निर्भरता कम है। इसमें जो पहला इसमें पॉइंट है गंगा पर निर्भरता कम। तो इसमें हाथियों के बड़े झुंड अब गर्मी के मौसम में जल की आवश्यकता के लिए गंगा नदी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। तो पहली चीज है। सेकंड है इसमें वन क्षेत्रों में जल स्रोतों की बढ़ती उपलब्धता ने हाथियों को अधिक आत्मनिर्भर बना दिया है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है। इसमें जो मुख्य बिंदु है ये 2 हमने ये देखे हैं जो कि काफी ठीक है अपने आप में। अमृत सरोवर योजना की भूमिका। अब इसमें अमृत सरोवर योजना की भूमिका देखेंगे। जो इसमें पहला पॉइंट है, अमृत सरोवर योजना से वनों में जल की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो अमृत
सरोवर योजना के माध्यम से जल की स्थिति में यानी कि वनों में जल की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार देखा गया है, जिससे गंगा नदी पर जो है आत्मनिर्भरता अपने आप में निर्भरता कम हो गई है हाथियों के संबंध में। नेक्स्ट है सेकंड, इस योजना का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का विकास या पुनरुद्धार करना है। तो अमृत सरोवर योजना से रिलेटेड अगर स्टैटिक जीएस या फिर करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके आगामी परीक्षाओं में अगर आने को देखने को मिली, तो ये चीज़ें स्टैटिक आपको ये जो डाटा है ये क्लियर आपको यहाँ से कर लें आप लोग सभी। इसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। अमृत सरोवर योजना से संबंधित ये जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो पॉइंट है ये आप लोग जरूर देख लें। इसके बाद अगला है अब प्रभाव क्या होगा। देखिए प्रभाव इसमें जो पहला पॉइंट है, जंगल में पानी की उपलब्धता में सुधार होने से हाथियों का मानव आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन कम हो गया है। तो पहला ये प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेकंड, परिणाम स्वरूप मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी, जो कि ठीक है कमी आई है लिखा है काफ़ी, ये तो अच्छी बात, जिससे वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की बात इसमें फाइनली सामने आती है, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। नहीं तो आए दिन चर्चाओं में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा हाथियों और मानव का जो आपसी जो संघर्ष है तो काफ़ी देखने को मिलता रहता था इससे पहले। तो काफ़ी इससे सुधार आएगा, तो फाइनली ये चीज़ें इसमें मेंशन हुई है। अब अगला जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो इससे आप लोग आपको इस बारे में जानकारी है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, परिचय है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों में इसका विस्तार है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, ये सभी को आपको पता है। बाकी इसमें इस पार्क की स्थापना 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर की गई थी। तो इसमें इसका नाम से श्री गोपालाचारी के नाम पर ये चीज़ ये रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्षेत्र एवं टाइगर रिजर्व की स्थिति आप लोग थोड़ा सा देख लें इस विषय में भी। तो इसमें स्टैटिक जीएस के पर्यवेक्षक उत्तराखंड प्रारंभ में राज्य राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ था। वर्ष 2015 में आसपास के आरक्षित वन के अतिरिक्त 255.63 वर्ग किमी क्षेत्र को बफर जोन के रूप में नामित किया गया। थर्ड है, इसके बाद 1075 वर्ग किलोमीटर के संयुक्त क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राजाजी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। तो फाइनली जो की पॉइंट्स हैं ये आप लोग सही से सुनिश्चित करें, क्योंकि इन्हीं की पॉइंट्स के माध्यम से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी ये चीज़ें यूजफुल रहती हैं। अब आगे रिजर्व में नदियाँ, तो इसमें गंगा नदी राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी समृद्धि बढ़ती है। गंगा की एक सहायक नदी सोंग भी इस रिजर्व से होकर गुजरती है तथा विविध वन्यजीव और वनस्पति को पोषण देती है। अब हाथी गलियारा और संपर्क, इस रिजर्व में एक महत्वपूर्ण हाथी गलियारा है जो राजाजी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है, आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है और मानव हाथी संघर्ष को कम करता है। बाकी हाथियों के संबंध में जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं इसमें, अब इसमें एक चार्ट है आप लोगों के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हाथियों के संबंध में हाथी की 4 मुख्य प्रजातियां दे रखी हैं ऊपर वाले चार्ट में, और इसमें ये IUCN रेड लिस्ट में दर्ज स्थिति और अधिवास स्थिति ये आप लोग देख लें। उसके बाद है भारतीय हाथी, तो इसमें भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अधिकतम आबादी वाले 5 भारतीय राज्य जो हैं जहाँ पर हाथियों की जो आबादी है वे हैं, जैसे कि कर्नाटका और फिर असम, फिर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो सामाजिक संरचना और प्रमुख खतरे जो हैं ये दे रखे हैं, संरक्षण के प्रयास कब कब इनके लिए क्या क्या ये जो है ये चीज़ें दे दी गई है। जैसे गज सूचना ऐप है, सेकंड है गज यात्रा, थर्ड है हाथी मेरे साथी अभियान 2011, राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना 2005, अगला है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम 2003 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके संबंध में ये सभी चीज़ें फैक्ट वाइज भी पूछ ली जाती हैं या फिर स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए पूछी जाती हैं। अब आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक है, 4th टॉपिक है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021।
तो देखिए चर्चा में क्यों है, इसको देख लेते हैं। फाइनल टॉपिक है आज का। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था। तो ये इसके अनुसार 2016 से 2021 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य, ठीक है, इससे ये रहा था। नेक्स्ट है इसमें, यह प्रवृत्ति शहरीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और महिला शिक्षा जैसे कारकों से प्रेरित उन्नत जनसांख्यिकीय परिवर्तन को इंगित करती है। इसमें इसके संबंध में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु ये देख लेते हैं। पहला है रिपोर्ट के बारे में। SRS भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जिसे जन्म और मृत्यु दर जैसे प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो SRS यानी कि जनसंख्या सर्वेक्षण, या आप लोग इसको देख लें, जन्म और मृत्यु दर के संबंध में है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। इसके बाद है सेकंड, 2021 SRS दशकीय जनगणना से प्राप्त महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो 2021 के लिए अभी तक आयोजित नहीं की गई। अब इसमें अशोधित जन्म दर, ये अशोधित जन्म दर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाती है, जिसका अनुमान मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर लगाया जाता है। तो ये भी अशोधित जन्म दर पर ये थोड़ा सा टिप्पणी देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत की अशोधित जन्म दर 2021 में 19.3 थी, जो 2016 से 2021 तक सालाना 1.12% की दर से घट रही। इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में क्रमशः ये जो परसेंटेज है प्रतिवर्ष की दर से तीव्र गिरावट देखी गई है। और इसके बाद जन्म दर में सबसे कम गिरावट जो है राजस्थान में आपको देखने को मिल जाती है। तो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट है, आंध्रा में 1.26 और तेलंगाना, कर्नाटका सहित अन्य दक्षिणी राज्यों में भी औसत से अधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। अगला है इसमें नेक्स्ट है इसमें संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है। तो ये भी काफ़ी की पॉइंट्स है दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है ये आप लोग देख लें थोड़ा सा। उत्तराखंड में महिला कल्याण से संबंधित कुछ जो योजनाएं हैं भाई, पहला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, इससे संबंधित आप लोग इसको देख लें थोड़ा सा विस्तार में। नंदा गौरा योजना के संबंध में देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आगे मातृत्व लाभ योजना, और इसके बाद भारत का महापंजीयक, ये जरूर देखें आप सभी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद ये टोटली आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं, थैंक यू।